हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। उसके कुछ ग्लैंड्स, कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में बात कर ली थी। ये थर्ड पार्ट या फिर थर्ड एपिसोड है एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसमें कि हम जो बच गए थे उन ग्लैंड की बात करेंगे, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। उन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले बात आती है एड्रिनल ग्लैंड की। हम बात करने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और कहां पे सिचुएटेड होते हैं? जो किडनी होती है, उसके अपर पोल पर कौन सिचुएटेड रहता है? एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड रहता है। आपने डायग्राम में हमेशा देखा होगा एक कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है, यही क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। तो हर एक किडनी पर 2 किडनी होती है, एक किडनी पर एक एड्रिनल ग्लैंड, दूसरी किडनी पर दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। तो टोटल ह्यूमन बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इनकी शेप कैसी होती है? ट्राइंगल शेप या फिर कोन शेप। ट्राइंगल शेप या फिर कोन शेप। इनकी जो शेप होती है एड्रिनल ग्लैंड की, वो कैसी होती है? ट्राइंगुलर शेप या फिर कोन शेप। और इनका वेट कितना होता है? 7 से 10 ग्राम, 7 to 10 ग्राम्स क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड का वेट होता है ईच का। ईच की बात हो रही है यहाँ पे। एक जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका 7 से 10 ग्राम क्या होता है? वजन होता है। इसके बाद में हम बात करें कि ये जो ग्लैंड होता है, इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। जो बाहरी पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट, उसको तो क्या बोल देंगे हम? एड्रिनल कोर्टेक्स। जो बाहर की तरफ या फिर जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसको तो हम क्या बोल देंगे? एड्रिनल कोर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोल देंगे हम? एड्रिनल मेडुला। इसको जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाहर वाले को तो एड्रिनल कोर्टेक्स और अंदर वाले को एड्रिनल मेडुला। तो ये 2 इसके पार्ट्स हो गए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एड्रिनल कोर्टेक्स की, जो बाहरी पार्ट होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, इसकी बात करें तो इसमें देखो पहली लाइन ये आती है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है वो बाहर का पार्ट होता है किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। और ये 3 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। कौन कौन सी? पहला तो आ गया जोना ग्लोमेरुलसा, दूसरा आ गया जोना फेसिकुलेटा, एंड तीसरा कौन सा है? जोना रेटिकुलरिस। जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है वो मेनली इन 3 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ये 3 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। और ये जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। जैसे कि जोना जो ग्लोमेरुलोसा है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी? मिनरेलोकोर्टिकोइड। जोना फेसिकुलेटा जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? ग्लूकाकोर्टिकोइड। और जो जोना रेटिकुलरिस है वो एंड्रोजन हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। इसको हम नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्लोमेरुलोसा का तो क्या हो गया? जी, और फेसिकुलेटा का क्या हो गया? एफ, एंड रेटिकुलरिस का आर। GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, उसी की एक शॉर्ट ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं इनको। बाकी सबके पीछे जो ना आपको लगाना है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये हार्मोन, इस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ग्लूकाकोर्टिकोइड का क्या फंक्शन होता है, एंड्रोजन का क्या फंक्शन होता है। तो इन तीनों हार्मोन को हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड, या फिर इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन, जो कि कौन सी टाइप की सेल से रिलीज हो रहा था? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो सेल्स थी एड्रिनल ग्लैंड की, उनसे क्या रिलीज हो रहा था? मिनरेलोकोर्टिकोइड या फिर एल्डोस्टेरोन। तो इस हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो ये मेनली किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो अपनी बॉडी है उसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड का अमाउंट हुआ, या फिर वाटर बैलेंस, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन सभी में कौन इन्वॉल्व रहता है? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इन्वॉल्व रहता है। इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम।
ये क्या स्टिमुलेट करता है, जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है यूरिन में से, उसको भी स्टिमुलेट करता है। एंड मेन इसका फंक्शन क्या हो गया है, ये अपने ब्लड की जो वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। Therefore, aldosterone is involved in regulation of blood volume and blood pressure. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कि सपोज करो बीपी लो हो गई, कोई भी पर्सन है, पेशेंट है, उसकी बीपी लो हो गई है, ब्लड वॉल्यूम लो हो गई, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि रिलीज होता है, और ये क्या करता है, जो यूरिन है उसमें से रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो यूरिन में से वाटर है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है एल्डोस्टेरोन। और इसी का एग्जांपल एक रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके बारे में डीपली वैसे एक अलग टॉपिक है, बट एक यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है थोड़ा सा समझने के बारे में, कि सपोज करो बीपी डिक्रीज हुई और ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया और सोडियम का लेवल भी क्या हो गया, बॉडी में डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने के बाद में क्या करेगा, लीवर को, जैसे ही लीवर के पास ब्लड जाएगा तो लीवर को पता चलेगा कि हाँ भाई इस ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज है, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम वगैरह इनकी भी मात्रा क्या है, कम है। तो जो लीवर है वो क्या करेगा, सबसे पहले एंजियोटेंसिन रिलीज करेगा, और एंजियोटेंसिन रेनिन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। रेनिन जो है वो किडनी के द्वारा रिलीज होगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा एसी के द्वारा, जो कि लंग से प्रोड्यूस होता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या कर देता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा फिर, वेसोकॉन्ट्रिक्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। वेसोकॉन्ट्रिक्शन मींस जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उनको पतली कर देगा, जिससे क्या है कि बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, वो जो ब्लड है वो इजीली या फिर फास्ट फास्ट फ्लो करने लग जाए, जिससे कि क्या है, बीपी भी बढ़ जाएगी और ब्लड वेसल जो है उनको कॉन्ट्रेक्शन कर देगा, मतलब पतली कर देगा। और सेकंड फंक्शन क्या करेगा एल्डोस्टेरोन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होती है नेफ्रॉन की, उनके द्वारा ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर का क्या कर देगा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ये एक मैंने शॉर्ट में समझाया, आपको डिटेल एक अलग से वीडियो बना सकते हैं इसके बारे में। तो ये शॉर्ट में समझाया कि एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है। सेकंड आता है फिर आपका एंड्रोजन, या फिर इसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ये किसके द्वारा रिलीज होता है, जो जोना रेटिकुलरिस सेल्स थी उनके द्वारा क्या होता है, ये रिलीज होता है एंड्रोजन। जोना रेटिकुलरिस जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये रिलीज होता है। इसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। और ये क्या है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के अंदर, वॉइस का पिच होना, या फिर ये जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेनली मेल के अंदर, उनको क्या करवाता है, ये एक्टिव करवाता है। कौन, जो एंड्रोजन है वो। और ये कहाँ से रिलीज होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड है उनकी जोना रेटिकुलरिस जो सेल्स है वहां से क्या होगा, रिलीज होगा। नेक्स्ट जो है हार्मोन वो है ग्लूकाकोर्टिकोइड, जिसको कि स्टेरॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। और ये किसके, कौन सी सेल्स के द्वारा रिलीज हो रहा था, जो ग्लूकाकोर्टिकोइड है वो जोना फेसिकुलेटा जो सेल्स हैं किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की, उनके द्वारा क्या है, ये रिलीज हो रहा था ग्लूकाकोर्टिकोइड। और इसको स्टेरॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। तो अब देखो, जो ग्लूकाकोर्टिकोइड हार्मोन्स होते हैं इनमें भी मेनली तीन हार्मोन्स आते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसन। बाकी जो मेजर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वो किसका होता है, कोर्टिसोल का होता है। बट ये तीन हार्मोन्स आते हैं किसके अंदर, ग्लूकाकोर्टिकोइड्स के अंदर। और ये जोना फेसिकुलेटा जो सेल्स हैं इसकी, जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड की भी जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उसके द्वारा ये रिलीज हो रहा था ग्लूकाकोर्टिकोइड। अब इसमें पहली लाइन आती है कि दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पांस टू स्ट्रेस। ये जो ग्लूकाकोर्टिकोइड हार्मोन होता है ये क्या करता है, अपने मेटाबॉलिज्म में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, और स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के अगेंस्ट भी ये काम करता है। कौन, ग्लूकाकोर्टिकोइड। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन जो है वो भी किसे कहा जाता है, ग्लूकाकोर्टिकोइड को ही कहा जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है एंड स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या करता है, ये काम करता है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं ग्लूकाकोर्टिकोइड के। पहला फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से।
मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि फैट या फिर प्रोटीन से क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका क्या मतलब हुआ कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट अदर देन कार्बोहाइड्रेट, किसी से भी अगर ग्लूकोज फॉर्म होता है तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फैट और प्रोटीन से अगर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है तो उसको कौन फॉर्मेशन करवा रहा है, जो ग्लूकाकोर्टिकोइड या फिर स्टेरॉइड हार्मोन है वही क्या करवा रहा है, फॉर्म करवा रहा है ग्लूकोज को। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेकेंड आता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है लिपिड्स, लिपिड्स। तो लिपिड्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, तो इनका ब्रेकडाउन करना किसमें, सिंपल फॉर्म में, फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेकडाउन करना। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ट्राइग्लिसराइड्स, उनको सिंपल फॉर्म फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन करना, इसी को क्या बोल देंगे हम, लाइपोलाइसिस। तो ये भी एक किसका फंक्शन है, ग्लूकाकोर्टिकोइड का क्या है, फंक्शन है। थर्ड वन आता है स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो प्रोटीन होता है उसके ब्रेकडाउन में, उसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है ग्लूकाकोर्टिकोइड, ताकि वहां से भी हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। फोर्थ फंक्शन आता है एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। जो इंफ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, या फिर जो सूजन बोलते हैं उसको, उसके भी अगेंस्ट काम करता है कौन, ग्लूकाकोर्टिकोइड। एंड फिफ्थ वन आता है सप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। जो ह्यूमन इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको भी सप्रेस करता है कुछ एलर्जिक कंडीशंस में, जहां पे ह्यूमन बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है खुद की सेल्स का। तो वहां पे क्या करता है जो ग्लूकाकोर्टिकोइड है, वो इम्यून रेस्पॉन्स को भी क्या करता है, सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो तीन हार्मोन पढ़े हमने, ग्लूकाकोर्टिकोइड हो गया, और ये जो तीनों सेल्स थी अपनी, कौन सी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, इन तीनों ने अलग अलग एंड्रोजन हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ग्लूकाकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, ये तीनों हार्मोन्स रिलीज किए। तो हमने अभी किसकी बात कर ली, एड्रीनल कोर्टेक्स की। एड्रीनल कोर्टेक्स की जो तीन सेल्स थी वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे थे, इनके बारे में हमने क्या कर ली, बात कर ली। अब नेक्स्ट आती है एड्रीनल मेडुला। तो हम एड्रीनल कोर्टेक्स के बारे में बात कर चुके थे, अब बात करते हैं हम एड्रीनल मेडुला के बारे में। तो सबसे पहले लाइन आती है मेडुला में, द मेडुला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय रीनल कोर्टेक्स। जैसे कि हमने बात की थी कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, उसका बाहरी पार्ट को तो हम क्या बोल देंगे, एड्रीनल कोर्टेक्स। जो बाहरी पार्ट का है वो तो क्या बोल देंगे, कोर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, मेडुला। तो जो मेडुला होती है वो कंप्लीटली सराउंडेड होती है किसके द्वारा, रीनल कोर्टेक्स लेयर के द्वारा कंप्लीटली सराउंडेड रहती है। और जो एड्रिनल मेडुला है वो मेनली टू हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कौन कौन सी, एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रिनलिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन। ये दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है कौन, एड्रिनल मेडुला। इसमें से भी जो एड्रिनल या फिर जो एपिनेफ्रिन है वो तो कितना परसेंट होगा, 80%, मींस एक मेजर पार्ट हो गया। और जो माइनर पार्ट है वो किसका होगा, नॉन एड्रिनलिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि कितना परसेंट है, 20% ही है। इसके बाद में बात करें कि ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों रिलीज करता है इनको एड्रिनल मेडुला। तो देखो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट। इससे पहले फंक्शन बताने से पहले एक बात कर लेते हैं हम कि ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ना, इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं कौन सी कंडीशंस में काम करते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट जो कंडीशन आती है या फिर इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं, उसी में ये फंक्शन करते हैं कौन, जो ये दोनों हार्मोन्स हैं वो। तो इन हार्मोन्स को क्या कहा जा गया है, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा गया है। इमरजेंसी हार्मोन्स ऑफ बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन्स ऑफ बॉडी किसे कहा गया है, तो एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इन्हीं को क्या कहा गया है, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स। ये नीचे लाइन भी लिखी हुई है, these hormones are responsible for fight and flight response, so these are known as emergency hormones। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। आप नोटिस भी करते हो कि कोई भी ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन आती है या फिर कोई भी सीरियस सिचुएशन आती है तो उसमें हमारी हार्ट बीट क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कौन करवाता है, ये एड्रिनल मेडुला के दोनों हार्मोन्स ही करवाते हैं। सेकंड आता है इंक्रीज बीपी।
ब्लड प्रेशर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कभी भी प्रेशर वाली सिचुएशन आ गई, आप रनिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड थर्ड वन क्या है कि ये क्या करता है, जो ये हॉर्मोन्स है ना, ये ब्लड को किधर डाइवर्ट कर देते हैं, जो इंपोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, डाइवर्टिंग द ब्लड टू एसेंशियल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई भी प्रेशर वाली सिचुएशन है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, जहां पे आपको अपने ब्रेन का यूज करके वहां से निकलना है, या फिर आपको ऐसे ऑर्गन्स जो कि उस टाइम पे उस कंडीशन पे इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये हॉर्मोन्स जो ब्लड वेसल्स हैं, जिस ऑर्गन को ब्लड की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि सपोज करो ब्रेन को ज्यादा नीड है, तो ये क्या करेगा, ये जो हॉर्मोन्स हैं जो ब्लड की तरफ जो आर्टरीज जा रही है उनको तो क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, जिससे कि क्या हो, यहाँ पे ज्यादा ब्लड पहुंचे। और जो अदर ऑर्गन है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, कम एसेंशियल है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, उनकी ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, या फिर क्या कर देगा, पतली कर देगा, जिससे कि उनके पास ब्लड कम जाए। तो ये क्या करता है, ब्लड को डाइवर्ट कर देता है, जिस ऑर्गन के पास ज्यादा नीड होती है उसके पास तो ज्यादा ब्लड को भेज देगा, और जिसके पास कम होती है उसके पास कम भेजेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन की हेल्प से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डाइवर्टिंग द ब्लड टू एसेंशियल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स बाय डायलेटिंग देयर ब्लड वेसल्स, उनकी ब्लड वेसल्स को तो क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, एंड कंस्ट्रिक्ट दोज दैट आर लेस एसेंशियल ऑर्गन्स, जो लेस एसेंशियल ऑर्गन्स है उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा उनकी ब्लड वेसल को। नेक्स्ट आता है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी रेट को भी क्या करता है, इंक्रीज करते हैं ये हॉर्मोन्स। और डायलेटिंग द प्यूपिल्स, जो आई के हमारे प्यूपिल्स होते हैं उनको भी क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है। आपने देखा होगा कोई भी प्रेशर वाली सिचुएशन आती है तो जो प्यूपिल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, रिजल्ट आ रहा है तो डायलेट हो जाते हैं ये। तो प्रेशर वाली सिचुएशन में मेनली ये हार्मोन काम करते हैं, इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड आता है वो कौन सा है, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जो पेनक्रियास होता है वो क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड मींस एक्सो प्लस एंडो बोथ, मींस ये हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, दोनों रिलीज करता है, इसीलिए पेनक्रियास को क्या कहा गया है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अभी अपन कौन सा ग्लैंड पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एंडोक्राइन पेनक्रियास के बारे में ही बात करेंगे। अगर पूरा पेनक्रियास आपको पढ़ना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा पेनक्रियास के बारे में डिटेल्ड वीडियो होगा। बट अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम वाली सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ हम एंडोक्राइन पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, या फिर ऐसे पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ हॉर्मोन्स रिलीज करता हो। तो देखिए, द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, गुच्छा। जो पेनक्रियास होता है वो पेनक्रियास के पास क्या होता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पेनक्रियाज होते हैं। तो जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है उसके पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि सिर्फ एंडोक्राइन पेनक्रियाज के पास पाए जाते हैं, और यही क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। और इस लाइन में बताया गया है कि जो पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हॉर्मोन्स है तो ब्लड में सीक्रेट होंगे, और वहीं पे जाके सारे फंक्शन करते हैं टारगेट ऑर्गन तक जाके। तो देखो, जो पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं इनको हमने बताया था ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ये कौन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है, जो पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं, मेनली 4 टाइप की सेल से मिलकर बना है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स, या फिर पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, जिसको कि एफ सेल भी कहा जाता है कई बुक्स में। तो ये मेनली 4 टाइप के सेल से मिलकर क्या बना है, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स बना है। तो अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स से। तो देखो, जो अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स हैं ये क्या रिलीज करती हैं, अल्फा सेल तो रिलीज करता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इंसुलिन रिलीज करती हैं। इन दोनों का क्या क्या काम है, ये मेनली क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं ग्लूकोज लेवल को,
रेगुलेट ग्लूकोज लेवल। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ग्लूकोज की लेवल को क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। सपोज करो कोई भी ह्यूमन है, उसने क्या कर लिया, फूड इनटेक कर लिया, किसी भी ह्यूमन ने फूड इनटेक कर लिया। अब फूड इनटेक करने के बाद में उसने जो भी सपोज करो कार्बोहाइड्रेट खाए, तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो बॉडी के अंदर जितनी भी एक्सेसिव मात्रा में ग्लूकोज होती है, उस ग्लूकोज को क्या करेगा, ये जो इंसुलिन है ना, वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। जो ग्लूकोज है उसको इंसुलिन किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, एंड उसको स्टोर कर देगा बॉडी में फर्दर यूज के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम सारे दिन खाना खाते रहेंगे। हमने खाना खाया है एक बार में, हमारी बॉडी का जो एक्सेसिव या फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो किसमें स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन के रूप में जाके स्टोर हो गया। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने कन्वर्ट किया, इंसुलिन ने। तो ये बीटा सेल्स का फंक्शन तो पूरा हो गया। बीटा सेल्स ने इंसुलिन रिलीज किया जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था और इसको स्टोर करके रख रखा था फर्दर यूज के लिए। अब ये ग्लाइकोजन अपनी बॉडी में स्टोर है, और अभी सपोज करो अभी जस्ट किसी ने मील ली है, खाना खाया है, इसके 1-2 घंटे बाद में, अगर 2-3 घंटे बाद में किसी पर्सन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एनर्जी की नीड होती है, तो अपने पास क्या है, बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। तो ये जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन के पास कौन सा हार्मोन आएगा, पेनक्रियास की अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन आएगा। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को किस में ब्रेक डाउन कर देगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा, और ये फिर से हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में यूज में आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा था, उसको तो इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, और जब ग्लूकोज की नीड थी तो ग्लूकागोन जो है वो क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। तो ये इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को या फिर ग्लूकोज की लेवल को क्या करके रख रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने को क्या बोल देंगे हम, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना उसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये सारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसको कौन मेंटेन करके रख रहा है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और इनके हॉर्मोन्स ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है डेल्टा सेल्स। ये भी किसकी सेल्स हैं, पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स हैं। तो जो डेल्टा सेल्स हैं ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। मेन इसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है, इनके सीक्रेशंस को इनहिबिट करते हैं। जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट में सीक्रेट होने लग जाते हैं तो इनको इनहिबिट करता है कौन, सोमेटोस्टेनिन। नेक्स्ट आता है पीपी सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ये क्या करती हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। जो डाइजेशन होता है, स्टमक जब भी एम्प्टी होता है, उसमें जो चर्निंग मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, इन सभी को मेंटेन करके रखता है ये पीपी सेल्स के हॉर्मोन्स। तो ये एक शॉर्ट पेनक्रियास का एक्सप्लेन किया है मैंने, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ हम एंडोक्राइन पेनक्रियास के बारे में ही बात करेंगे। बाकी पेनक्रियास का एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि पूरे पेनक्रियास, एंडोक्राइन पेनक्रियास, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में जो जूस बनता है, जिसका जूस का निर्माण होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें सिर्फ हमने एंडोक्राइन पेनक्रियाज की बात की है। नेक्स्ट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के दो ग्लैंड्स और हैं, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड्स। ये दोनों ही ग्लैंड क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में तो हमारी बॉडी में, जब कभी भी कोई न्यू बोर्न होता है तो स्टार्टिंग में तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट बाद में एट्रोफाई हो जाते हैं। एट्रोफाई मींस नष्ट होना या फिर गायब होना, एक तरीके से बाद में गायब हो जाते हैं, पहले ये रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड क्या होता है, एक स्मॉल ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के रूफ पे, छत पे पाया जाता है। जो हमारे ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल होता है उसकी रूफ पे पाया जाता है कौन, पीनियल ग्लैंड, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ पे पाया जाता है। और ये किससे कनेक्टेड रहता है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है। जो हाइपोथैलेमस था ना, जो हॉर्मोन्स रिलीज करा था, सबसे पहला हमने जो ग्लैंड पढ़ा था,
उसके साथ ये अटैच रहता है, किससे? नर्व से उसके साथ में ये अटैच रहता है। और ये ग्लैंड क्या है, प्यूबर्टी के बाद में क्या हो जाता है, एट्रोफाई हो जाता है। जब कभी भी प्यूबर्टी आती है 13-14 साल बाद में, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, ये एट्रोफाई हो जाता है, गायब हो जाता है ये पीनियल ग्लैंड। इसका मेन काम क्या होता है पीनियल ग्लैंड का? पीनियल ग्लैंड जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सप्रेस करके रखता है प्यूबर्टी तक। मीन्स फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के अंदर तो क्या करेगा, ये जो एग वगैरह है उनको मैच्योर नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि मैंने कहा कि पीनियल ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है नर्व्स के द्वारा। और हाइपोथैलेमस ही कौन रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। और वही फिर गोनाड्स के पास, ओवेरीज के पास में जाके एग मैच्योर होने के लिए बोलता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को सप्रेस करके रखेगा। अब हाइपोथैलेमस सप्रेस है तो वो क्या रिलीज नहीं करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। और वो रिलीज नहीं करेगा तो फीमेल्स में तो एग डेवलप नहीं होंगे, और मेल्स में जो है उसमें स्पर्म जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो ये मेनली क्या करता है, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो गैमेट्स हैं उनको सप्रेस करके रखता है प्यूबर्टी तक। कौन? पीनियल ग्लैंड। और फिर प्यूबर्टी के बाद में जैसे ही पीनियल ग्लैंड एट्रोफाई होता है तो क्या हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड जो एट्रोफाई होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाएंगे। और जो ये पीनियल ग्लैंड है ये मेलेटोनिन हार्मोन भी रिलीज करता है। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये अपनी जो 24 आवर्स की क्रिकार्डियल रिदम होती है, मीन्स जो पूरी साइकिल होती है टाइम साइकिल की 24 आवर्स की, उसको मेंटेन करके रखता है कि ये स्लीपिंग का टाइम है, ये मतलब पूरी जो अपनी 24 आवर्स की साइकिल रहती है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो डार्कनेस और लाइट के द्वारा इफेक्टेड होता है। रात में ज्यादा सीक्रेट होता है कौन? मेलेटोनिन। और डे टाइम में कम सीक्रेट होता है मेलेटोनिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड जो क्या होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? सिचुएटेड इन मीडिया स्टाइनम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जब आप सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हो तब आपने सुना होगा कि जो थोरेसिक कैविटी होती है, सपोज ये थोरेसिक कैविटी है, तो थोरेसिक कैविटी में बीच में तो क्या होता है, स्टर्नम। बीच में तो जो होती है बोन होती है कौन सी? स्टर्नम। एंड उसके साइड में रिब्स जुड़ी हुई रहती हैं। और स्टर्नम के जस्ट पीछे ही क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। स्टर्नम के जस्ट पीछे ही क्या होंगे, लंग्स होंगे। तो जो दोनों लंग्स के बीच की जो जगह होती है जहां पे कि हार्ट लोकेटेड रहता है, दोनों लंग्स के बीच की जगह जहां पे हार्ट लोकेटेड रहता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडिया स्टाइनम। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो कहां पे लोकेटेड होता है, मीडिया स्टाइनम के अंदर लोकेटेड रहता है। और ये 7 ईयर्स आफ्टर द बर्थ क्या हो जाता है, एट्रोफाई हो जाता है, गायब हो जाता है। बर्थ के 7 साल बाद में, सॉरी 7 ईयर्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के 7 साल बाद में क्या हो जाता है, ये एट्रोफाई हो जाता है। और ये मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है थाइमस ग्लैंड, जिसका ही क्या काम होता है, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में हेल्प करता है कौन, थाइमोसिन हार्मोन, जो कि थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये दोनों ही ग्लैंड लास्ट में छोटे छोटे पढ़े हैं हमने, क्योंकि ये दोनों एट्रोफाई हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, एट्रोफाई हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से जो एंडोक्राइन सिस्टम है आज ये कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हमने सभी के बारे में बात की। अब देखो, आप बोलोगे कि कुछ ग्लैंड्स रह गए, जैसे कि ओवेरीज हो गए, टेस्टिस हो गए, ये रह गए। तो ये मेनली क्या है कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको उसी के अंदर स्टडी किया जाता है। हाँ, बस हम एक नाम रख देते हैं कि ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको एंडोक्राइन सिस्टम में भी इन्वॉल्व किया जाता है। बट इनकी जो मेन स्टडी होती है वो कहाँ पे होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होती है। इसीलिए मैंने पेनक्रियाज भी पूरा डिटेल्ड नहीं लिखा, क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो डिटेल्ड वीडियो एक अलग टॉपिक है, जिसमें कि हम उसके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ाया है उसको। तो आई होप आपको ये तीनों वीडियो समझ में आ गए होंगे। 3 वीडियो को आप अगर एक सीरियल वाइज देखोगे भाई, पहले फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तो आपको पूरी चेन कनेक्टेड आएगी एक दूसरे से नजर, और सारी समझ में आ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई इसमें कमी नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसमें हम सुधार कर लेंगे। ओके, थैंक यू।